Hello students, let's take a chapter in geography, natural vegetation of India. सबसे पहले तो what is natural vegetation? Natural vegetation क्या होता है? Natural vegetation are those vegetations which grow without the interference of man. यानी इसमें इंसान कोई दखलंदाजी नहीं देता है, ये अपने आप उगते हैं और उनकी जो सीमित जगह होती है वहीं पर उगते हैं। आप तो कहोगे कि सभी पेड़ तो सर अपने आप ही उगते हैं, नारियल के पेड़ अपने आप उग जाएगा, बेर का पेड़ अपने आप उग जाएगा, बबूल का पेड़ अपने आप उग जाएगा। हाँ, जो अपने आप उगते हैं वो नेचुरल वेजिटेशन है, लेकिन जिसमें हम दखल अंदाजी देते हैं, जैसे हमने बेर खा लिया, बेर खा के हमने कहीं फेंक दिया, गुठली फेंक दी, उससे पेड़ उगा, तो वो नेचुरल वेजिटेशन नहीं होगा। मेरा गांव अगर गोवा में है और मुझे अपने गांव की बहुत याद आती है, तो मैं वहाँ से कुछ नारियल के पौधे लाऊंगा और अपने घर नागपुर में नारियल लगा दूंगा, तो ये नेचुरल वेजिटेशन नहीं होगा। नारियल का पेड़ जो है वो गोवा का नेचुरल वेजिटेशन है और आम, नीम ये नागपुर का नेचुरल वेजिटेशन है। सो नेचुरल वेजिटेशन आर दोज वेजिटेशन विच ग्रो विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ मैन। तो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, नेचुरल वेजिटेशन में हम क्या क्या देखेंगे, हम किस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट की बात करेंगे। हम यहाँ पर 5 प्रकार के फॉरेस्ट है। एक तो है एवरग्रीन फॉरेस्ट, हम इसके बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद में हम बात करें ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट 2 प्रकार के होते हैं, ट्रॉपिकल मॉइस्ट और ट्रॉपिकल ड्राई। फिर हम देखेंगे डेजर्ट फॉरेस्ट। डेजर्ट फॉरेस्ट के बाद में हम पढ़ेंगे लिटोरियल और स्वैम्पी और टाइडल फॉरेस्ट। इसके कई नाम हैं, लिटोरियल फॉरेस्ट है, स्वैम्पी फॉरेस्ट है, टाइडल फॉरेस्ट है और सुंदरबंस है या मार्शी फॉरेस्ट है। तो अलग अलग प्रकार के नाम से ये जाना जाता है। तो लेकिन अक्सर बोर्ड में लिटोरियल, स्वैम्पी और टाइडल फॉरेस्ट के नाम से आपसे इस पर सवाल पूछते हैं। उसके बाद में माउंटेन फॉरेस्ट। तो इस प्रकार से हम 5 फॉरेस्ट के बारे में इसमें जानकारी पाएंगे और उसके अलावा किस प्रकार से कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के इम्पोर्टेंस के बारे में, ट्रीज़ के इम्पोर्टेंस के बारे में इसमें हम जानेंगे। चलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट के पास में। ये एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसका नाम एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों पड़ा गया है? क्योंकि दीज फॉरेस्ट अपीयर्स टू बी एवरग्रीन थ्रू आउट द ईयर। द एवरग्रीन फॉरेस्ट आर कॉल्ड एज एवरग्रीन फॉरेस्ट बिकॉज दीज फॉरेस्ट अपीयर टू बी ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। इसका ये मतलब है कि ये जंगल जो है हर यानी साल भर ये हरा भरा दिखाई देता है। इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ के पेड़ पत्ते नहीं झड़ाते हैं। यहाँ के पेड़ पत्ते झड़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर इतने सारे वैरायटीज़ है पेड़ के, इतने अलग अलग प्रकार के पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं कि हर पेड़ जो है वो अलग ही सीज़न में पत्ते झड़ाता है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर भरपूर पानी है। एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको वहाँ पर मिलेगा जहाँ पर बहुत सारा बारिश होती है, बहुत सारी बारिश होती है, 250 सेंटीमीटर के ऊपर की बारिश होती है। यानी भरपूर पानी है, यहाँ पर ब्राइट सनलाइट है, बहुत तेज़ रोशनी यहाँ पर है और यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत ही बढ़िया है। एवरग्रीन फॉरेस्ट की खासियत क्या है कि ये जो फॉरेस्ट है दे आर फाउंड इन एरियाज विद एन एनुअल रेनफॉल ऑफ 200 सेंटीमीटर्स एंड मोर। सेकेंडली, these forests grow in areas of high temperature and high rainfall. Third, in these forests trees grow very vigorously reaching heights of above 60 meters and above. तो यहाँ के जो पेड़ जो है इनकी हाइट जो है 60 मीटर। 60 मीटर मतलब आपके स्कूल के ग्राउंड, आपका जो स्कूल ग्राउंड होगा उसमें आप इमेजिन कर रहे हैं आप 100 मीटर्स रेस दौड़ते हैं, तो 60 मीटर का आप अंदाज लगा सकते हैं कितने लंबे लंबे यहाँ के पेड़ हैं। यहाँ के पेड़ जो है, यहाँ का जो वेजिटेशन है, ये ह्यूमंस ने इसको एक्सप्लॉइट नहीं किया। ह्यूमन इसको एक्सप्लॉइट क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि एक तो ये फॉरेस्ट बहुत ही डेंस है, बहुत ही घना जंगल है। इतना घना जंगल है कि सनलाइट भी कभी कभी यहाँ पर पेनिट्रेट नहीं कर पाता, इतना घना जंगल है। सनलाइट को पहुँचने में भी ज़मीन तक नहीं पहुँच पाता। तो उसका परिणाम क्या होता है कि यहाँ पर घास नहीं उगते। दीज फॉरेस्ट आर डिवॉइड ऑफ ग्रास, यहाँ पे घास नहीं उगते हैं और घास की जगह ले लेती है बेल, लताएँ।
जो क्रीपर्स होते हैं ना वो क्रीपर्स ले लेते हैं। तो यहाँ के जो फॉरेस्ट की पिक्युलरिटीज़ है कि इनकी जो पेड़ों की जो हाइट होती है वो 60 मीटर्स है, मतलब 197 फीट के आसपास इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ यहाँ पर उगते हैं। सेकेंडली यहाँ पर फॉरेस्ट के अलग अलग लेयर्स, 3 लेयर्स में ये फॉरेस्ट बटा होता है। एक तो बहुत ही ऊंचे पेड़ होते हैं। पेड़ यहाँ पर क्यों ऊंचे होते हैं? ये आपस में कम्पीट करते हैं, एक दूसरे से कम्पीट करते हैं कि किससे ज़्यादा रोशनी मिलेगी। सनलाइट अगर मिलेगा तो ही यहाँ पर सनलाइट मिलने से क्या होगा, ये पेड़ जो है फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे, दे विल बी एबल टू ग्रो। तो बारिश तो भरपूर है, सॉइल तो फर्टाइल है, लेकिन कमी पड़ती है इनको सनलाइट की, इसलिए ये आपस में कम्पीट करते हैं और कम्पीट करते करते ये 197 फीट की ऊंचाई तक के पहुंच जाते हैं। तो ये जो बन जाता है ये टेरेस है, ये फॉरेस्ट के टेरेसेस है। यहाँ पर ऊंचाई पे आपको पेड़, ऊंचे ऊंचे पेड़ यहाँ पर दिखाई देते हैं। फिर सेकंड लेवल पे आते हैं कैनोपीज़। कैनोपी ट्रीज़ वो ट्रीज़ होते हैं जिसकी हाइट होती है 15 मीटर की, यानी 50 फीट और उसके ऊपर की हाइट के जो पेड़ होते हैं उसको हम कैनोपीज़ कहते हैं। और फिर उसके जो नीचे आता है प्लांट्स आता है जो है वो ट्वाइन्स है या वाइन्स है, जो पेड़ लताएं, जो बेल जो है ना उसको लपेट कर ऊपर चढ़ती है। तो ये इस एक पिक्युलरिटी है इस फॉरेस्ट की। सेकेंडली यहाँ पर जितने भी ट्रीज़ पाए जाते हैं वो बहुत ही हार्डवुड ट्रीज़ है। जैसे ये देख रहे हैं ना कितना विशाल पेड़ है, कितना बड़ा पेड़ है एवरग्रीन फॉरेस्ट का। ये तो एक देवदार का पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है। और देखो किस प्रकार से इतने लोग घेरने के बावजूद भी वो उसको सराउंड नहीं कर पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े बड़े पेड़ है, कितने हार्डवुड्स है। इसको काटना इतना आसान नहीं होता, इन पेड़ों को काटना इतना आसान नहीं होता है। तो इसलिए जंगल में जो पेड़ है, एक तो अगर किसी ट्रेडर को एबोनी चाहिए, महागोनी चाहिए, रोजवुड चाहिए, ऐसे प्रकार के पेड़ को चाहिए, तो यहाँ की जंगल में क्या है कि पेड़ जो एक स्ट्रैंड्स में नहीं पाए जाते, या मिक्स स्ट्रैंड्स में पाए जाते हैं। तो पेड़ को आइडेंटिफाई करना कि ये एबोनी है, ये महागोनी है, ये रोजवुड है, ये चेडर है, हाँ ये चिंचोना है, तो एक तो ट्रीज़ को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा, उसको काटने में तकलीफ होती है क्योंकि बहुत ही हार्डवुड है। तीसरा यहाँ की खासियत ये है कि अगर पेड़ काटे भी तो ये एवरग्रीन ट्रीज़ क्या है, दूसरे पेड़ को सपोर्ट कर लेता है, कटे हुए पेड़ को नीचे गिरने नहीं देता, तो उसको निकालना मुश्किल पड़ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम आता है। इसलिए एवरग्रीन ट्रीज़ जो है, एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है, वो अभी तक का इंसान ने उसका नुकसान नहीं पहुँचाया, इंसान ने उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया। यहाँ पर देखो किस किस प्रकार के जो पेड़ मिलते हैं। जैसे मैं बताया कि दे आर फाउंड इन मिक्स स्ट्रैंड, तो उनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। अलग अलग पेड़ अलग अलग दूरी पर पाए जाते हैं। एक पेड़ अगर यहाँ मिलेगा तो दूसरा पेड़ 50-60 फीट की दूरी पर कहीं और पाया जाएगा। इसलिए ट्रीज़ को आइडेंटिफाई करना मुश्किल पड़ जाता है। और ये भी एक कारण है कि अगर जब पत्तेझड़ होते हैं, अगर रोज़वुड के पत्ते झड़ते हैं तो बाकी पेड़ों में पत्ते रहते हैं, इसलिए जंगल जो है वो हरा भरा दिखाई देता है। फिर ये है महागनी ट्री। महागनी ट्री की खासियत क्या है, ये जनरली जब इसके पेड़ जब काटते हैं, इसके जो ग्रेन्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रेट्स होते हैं, बहुत ही स्ट्रेट और बहुत ही फ्री है, यानी इसमें कोई पॉकेट्स वॉकेट्स नहीं है। इसमें कहीं पर ऐसे गोल गोल कुछ जो गांठ दिखती है ना, वो गांठ वगैरह दिखाई नहीं देती है। तो इसका जो वुड जो है बहुत ही एक्सेलेंट वुड होता है, बहुत ही ड्यूरेबल होता है। और इसका जो ट्री जो है, ये इतने लंबे पेड़ है कि इससे आप वाइट बोर्ड्स बना सकते हैं, हाँ। और ये अभी भी काफ़ी बड़े नंबर्स में पाए जाते हैं, यानी दे आर नॉन एंडेंजर्ड वेराइटीज़। बहुत सारे पेड़ आपको महागोनी के बहुत सारे पेड़ मिल जाएंगे। तो इससे क्या होगा, फर्नीचर बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत फर्नीचर बनते हैं, हाँ। इसकी खासियत क्या है, ये सड़ते नहीं हैं, ये सड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पर पानी ज़्यादा गिरता है, तो ये पानी को रेजिस्ट कर लेते हैं, टर्माइट्स को रेजिस्ट कर लेते हैं। इससे आप बोट्स बना सकते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बना सकते हैं। खास करके जो गिटार जो बनता है, गिटार का जो बैक बनता है वो महागनी पेड़ से बनता है। फिर ये देखो, ये एबोनी ट्री है, कितना सुंदर इसका वुड ही देखो आप, कितना सुंदर लगता है। अंदर का जो कोर जो वुड है वो कितना डार्क है, इसलिए इसका नाम एबोनी है। एबोनी मतलब ब्लैक।
ये एबोनी है मतलब डार्क कलर। तो कितना सुंदर ये वुड है, इसलिए लोग इसके लिए भी बहुत पैसे देते हैं। तो एबोनी भी इससे भी हम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। हाँ, लोग इसको फायरवुड की तरह भी यूज़ करते हैं, क्योंकि मॉइस्ट कंडीशन में भी ये जल जाता है। अगर आप कहीं ऐसे इलाके में जहाँ पर पानी गिर रहा है, ठंडी लग रही है, तो एबोनी ट्रीज़ की जो लकड़ी है वो मॉइस्ट कंडीशन में भी इसको हम जला सकते हैं। तो फ्यूल और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के लिए एबोनी के पेड़ इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर आता है रोज़ वुड। जैसा नाम वैसा देखो इसका काम भी है। कितना सुंदर इसका वुड दिखा है। अंदर का जो पोर्शन है रोज़ पिंक है। इसका डिज़ाइन भी देखो बिल्कुल पिंकिश कलर, बिल्कुल रोज़ की तरह। इसके देखो किस जो सर्कल जो बनते हैं पूरे रोज़ की तरह बनते हैं, और उसकी खुशबू भी गुलाब के फूल की तरह ही आती है, इसलिए इसका नाम जो है रोज़ वुड पड़ा है। रोज़ वुड एक बहुत स्ट्रॉन्ग वुड है, और ये पॉलिश जब करते हैं तो बहुत एक्सेलेंट दिखता है। पॉलिश करने के बाद ये बहुत ही सुंदर दिखता है। इससे फ्लोरिंग बनाने के काम में आते हैं। इसके फर्नीचर्स बनते हैं, बहुत महंगे महंगे फर्नीचर्स बनते हैं। इससे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, बिलियर्ड्स के क्यूज़ बनते हैं, चेस के शीट्स बनते हैं, खासकर ब्लैक पीसेस जो है इसके ही बनते हैं। तो ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही यूज़फुल ट्री है एवरग्रीन फॉरेस्ट का। फिर है रबर तो आप जानते हैं कि रबर जो है ये भी एवरग्रीन ट्री है, और ये खास करके जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश इंडिया में, केरला, तमिलनाडु, साउथ इंडिया में ये पाया जाता है। रबर का काम क्या है, मेजर इकोनॉमिक एक्सपोर्टर है ये। इंडियन रबर इज़ वर्ल्ड फेमस। हाँ, इंडिया का जो रबर है वो बहुत ही फेमस रबर है। और ये जो इसका जो एक्सट्रैक्ट है इसको हम सैप कहते हैं। जो वाइट जो दिख रहा है, ये जो पेड़ से जो दूध की तरह जो दिख रहा है, ये जो है वो सैप है। और ये सैप जो है इससे हम लैटेक्स या इससे हम रबर बनाते हैं। इसको हम कलेक्ट करके ये नेचुरल रबर बनाने में हमारी मदद करता है। फिर ये है चिनचोना। चिनचोना जो होता है ये एक मेडिसिनल प्लांट है। हाँ, इसका जो बार्क है, इसकी जो छाल जो है, इस पेड़ की जो छाल है वह मेडिसिन के काम में आती है। हाँ, ये इसमें द बार्क ऑफ दिस ट्री इज़ अ सोर्स ऑफ अ वैरायटी ऑफ एल्कलॉइड्स। हाँ, द मोस्ट फेमिलियर ऑफ विच इज़ क्विनाइन। क्विनाइन जब मलेरिया होता है ना, तो मलेरिया के लिए ये यूज़ किया जाता है। क्विनाइन के लिए एंटी फीवर एजेंट है, स्पेशली ड्यूटिंग टू बी ट्रीटेड फॉर मलेरिया। इसके जो बार्क हैं, ये हम बार्क यहाँ पर ये जो हम बार्क देख रहे हैं, इसमें से जो मटेरियल निकलता है वो क्विनाइन निकलता है, जो मलेरिया की बीमारी को दूर करने में, मलेरिया की बीमारी से लड़ने में हमारी मदद करता है। तो एक मेडिसिनल प्लांट है। फिर इसके बाद में आता है शीशम। शीशम इज़ अमंग द फाइनेस्ट कैबिनेट एंड विनीर टिम्बर्स। विनीर मतलब डेकोरेटिव। जैसे जो प्लाईवुड जो बनता है ना, आपके टेबल के ऊपर जो प्लाईवुड लगते हैं, ये शीशम के इससे बनते हैं, लकड़ी से बनते हैं। यानी कितनी अच्छी फिनिशिंग आती है इससे। तो विनीर मतलब होता है डेकोरेटिव। तो इससे कैबिनेट्स बनते हैं। और इसका जो अंदर का जो वुड जो होता है, हार्ट वुड, देखो ये अंदर के जो लकड़ी जो है वुड ऑफ शीशम, ये जो होते हैं ये गोल्डन से डार्क ब्राउन कलर में होते हैं। गोल्डन कलर में मिल जाएगा, डार्क ब्राउन कलर में मिल जाएगा। हाँ, ये इस प्रकार के शीशम के जो वुड है वो उसके काम में आते हैं। द हार्ड वुड इज़ एक्सट्रीमली ड्यूरेबल एंड इज़ वेरी रेसिस्टेंट टू ड्राई टर्माइट्स। तो ये जो हार्ड वुड है बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लकड़ी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लकड़ी है। और ये जो टर्माइट्स होते हैं, जो दीमक होते हैं, वो दीमक से लड़ने में ये आराम से दीमक को रेसिस्ट कर सकते हैं, दीमक इसको अटैक नहीं कर पाते हैं। तो ये ड्यूरेबल फर्नीचर्स बनाने के हमारे काम में आता है। इससे भी हम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। जो स्कीज़ होते हैं ना, स्कीइंग करने वाले, स्कीइंग हो गए, कार्विंग्स हो गए, बोट हो गए, फ्लोरिंग हो गए, इस सब में ये काम में आते हैं। तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको जो मैंने अभी एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में जो बताया, शायद आपको ठीक ढंग से समझ में आ गया। एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसका नाम, व्हाई आर एवरग्रीन फॉरेस्ट कॉल्ड एज एवरग्रीन फॉरेस्ट? दे आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट बिकॉज दे अपीयर टू बी ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। एंड व्हाट इज़ द रीज़न दैट एवरग्रीन फॉरेस्ट appear to be green throughout the year? Because they receive plenty of rainfall. They are found in regions where the rainfall exceeds 200 centimeters and above. It has plenty of sunlight. The trees are found in mixed strands. They are found in various varieties. The trees grow very tall. They grow up to a height of 60 meters.
they are found in 3 layers: the terrace, the canopy, and the base. That the lower layer with the twines are, the trees are very dense, very thick. Man cannot exploit them because of its density, because of the hardwood available here, and because the evergreen forest is difficult to transport the trees. So all these are the reason why the evergreen forest have not been exploited by man को एक्सप्लॉइट करने में मुश्किल पड़ जाती है. यहाँ पर जो ट्रीज पाए गए हैं, हमने इसके बारे में पढ़ा है: एबोनी, महागोनी, रोजवुड, रबर, चिंचोना और शीशम. और भी बहुत सारे वेराइटीज़ है, लेकिन हमने केवल इसी वेराइटीज़ के बारे में इस सेक्शन में हमने बात की है. अब हम बात करते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट क्या? 2 प्रकार के ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है: ट्रॉपिकल डेसिडियस ड्राई और ट्रॉपिकल डेसिडियस मॉइस्ट. ट्रॉपिकल डेसिडियस का मतलब क्या होता है? व्हाट आर डेसिडियस ट्रीज? ट्रॉपिकल बिकॉज वी आर लिविंग ऑन द ट्रॉपिक्स. The Tropic of Cancer is dividing India into 2 halves, so therefore we are studying जो सारे के सारे जो फॉरेस्ट है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेजर्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस. हाँ, तो ये सब में ट्रॉपिकल लगता है. तो ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मैं जो बताया, ये व्हाट आर डेसिडियस ट्रीज, व्हाट आर डेसिडियस फॉरेस्ट? डेसिडियस ट्रीज आर दोज ट्रीज विच शेड दे लीव्स ड्यूरिंग समर सीजन. ये अपने पत्ते झड़ा देते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का जो है ये एक टेक्निक है अपने आप को सस्टेन करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए. ख़ास करके ड्राई सीज़न में जब यहाँ पर पानी की कमी पड़ जाती है, तो ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आपको कहाँ मिलेंगे? जहाँ पे रेनफॉल जो है वो 100 सेंटीमीटर्स से 200 सेंटीमीटर्स के आसपास में आपको रेनफॉल मिलेंगे. आपको वैसी जगह पे 100 to 200 सेंटीमीटर्स रेनफॉल के रीजन में आपको डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे. तो डेसिडियस फॉरेस्ट जो होता है, डेसिडियस ड्राई होता है और डेसिडियस मॉइस्ट होता है. जो मॉइस्ट फॉरेस्ट जो है वो 100 to 200 सेंटीमीटर्स के रीजन में पाया जाता है, और जो ड्राई जो होता है वो 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर्स के रीजन में पाया जाता है. जहाँ पर 70 सेंटीमीटर्स की बारिश होती है और 100 सेंटीमीटर्स की बारिश होती है, वहाँ पर आपको ट्रॉपिकल डेसिडियस ड्राई मिलेगा, और 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल में ट्रॉपिकल डेसिडियस मॉइस्ट मिलेगा. ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो है ये इकोनॉमिक वेल्थ ऑफ इंडिया में कहा जाता है. द ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू. ये फॉरेन एक्सचेंज कमाने के लिए बहुत उपयोगी पेड़ है. यहाँ के जो पेड़ है बहुत ही ड्यूरेबल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. टीक है, साल है, हाँ, शीशम है, ये सैंडलवुड है. तो ये पेड़ जो है बहुत ही ड्यूरेबल वुड वाले हैं. ये टर्माइट रेसिस्टेंट, टीक इज़ अ टर्माइट रेसिस्टेंट. टीक एंड साल दे आर टर्माइट रेसिस्टेंट, वाटर रेसिस्टेंट. हाँ, ये इसमें अगर हम टीक वुड में अगर हमने खीला भी ठोक दिया और 20 साल के बाद भी वो खीले को हमने वुड से निकाल दिया, तो खीले में जंग नहीं चढ़ता. तो इट्स कोरेसिव रेसिस्टेंट. यहाँ पर यानी वो मॉइस्चर से इसको बचा लेता है, इसको रेसिस्ट कर लेता है. इतना मजबूत और इतना ड्यूरेबल पेड़ है टीक वुड. सो दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज. हम अभी हम किसकी बात करें? ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं. ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज ऑफ 100 to 200 सेंटीमीटर्स रेनफॉल. ड्यू टू लॉन्गर ड्राई सीजन द ट्री इन दीज फॉरेस्ट आर डेसिडियस. डेसिडियस मतलब जो पत्ते झड़ा देता है, क्योंकि यहाँ पर ड्राई सीजन ज़्यादा होता है. जैसा नागपुर में हम सेमिनरी हिल्स अगर जाएंगे तो आपको वहाँ पे टीक वुड्स के जंगल दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ का जो सीज़न जो है वो ड्राई सीज़न काफ़ी बड़ा होता है. रेनी सीज़न जून, जुलाई और अगस्त में 3 महीने यहाँ पर अच्छी खासी बारिश होती है, लेकिन उसके बाद में ड्राई स्पेल चालू होता है, तो अगले जून तक का हमको बारिश का इंतज़ार करना पड़ता है. तो आपको डेसिडियस फॉरेस्ट वैसी जगह मिलेगी जहाँ पर जो लॉन्ग स्पेल्स ऑफ ड्राई सीजन होगा, एंड दे स्टार्ट शेडिंग द लीव्स ड्यूरिंग दिस ड्राई सीजन. ये पत्ते झड़ाना चालू कर देते हैं. So, however, as each of the species has a different time of shedding leaves, the entire forest is not bare at any time. तो ट्रॉपिकल डेसिडियस मॉइस्ट की ये बात रहेगी कि क्योंकि यहाँ पर थोड़े वेराइटीज़ ज़्यादा है, बारिश
100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पर और भी वैराइटीज़ ऑफ आपको पेड़ मिल जाएंगे। तो ये एकदम प्योर स्ट्रैंड में आपको ट्रॉपिकल डेसिडियस मॉइस्ट नहीं मिलेगा। ट्रॉपिकल डेसिडियस ड्राई जो है प्योर स्ट्रैंड्स में मिल जाएंगे। वहाँ पर एक साथ बहुत सारे टीक वुड मिल जाएंगे, एक साथ बहुत सारे सैंडलवुड मिल जाएंगे, एक साथ बहुत सारे सालवुड मिल जाएंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस ड्राई में। लेकिन ट्रॉपिकल डेसिडियस मॉइस्ट में थोड़ा से ट्रीज़ जो है वो फैले हुए मिक्स्ड रहते हैं, इसलिए हर वक्त ये जंगल गर्मी में पूरा का पूरा सूखा नहीं दिखाई देता है। फिर यहाँ पर शीशम है, सैंडलवुड है, टीक है, साल है। ये बहुत कॉमन ट्रीज़ है, ये बहुत इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ है। और यहाँ का जो खैर है, कभी कभी खैर यहाँ मिल जाएगा, खैर, शीशम, रोजवुड, क्योंकि वो बॉर्डर लाइन पे आता है, 200 सेंटीमीटर्स के आसपास आता है। यहाँ पर बैम्बू मिल जाएगा, ये बहुत कॉमनली आपको बैम्बू कर यहाँ पर मिल जाएंगे। सो दीज वेजिटेशन बेल्ट कवर्स अ वास्ट एरिया ऑफ इंडिया एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स along the foot of the Himalayas, झारखंड, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल डेसिडियस मॉइस्ट मिलेंगे। डिफ्रेंशिएट में आपके काम में आएगा कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रॉपिकल डेसिडियस ड्राई एंड ट्रॉपिकल डेसिडियस मॉइस्ट। तो यहाँ पर जो क्या है, एक तो वैरायटी क्या है कि ये पूरे मिक्स स्ट्रैंड्स, प्योर स्ट्रैंड्स भी नहीं मिलते, थोड़ा से मिक्सड है। तो ये एक पॉइंट हो जाएगा। दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन रीजन्स वेदर रेनफॉल इज अबव 100 एंड बिलो 200 सेंटीमीटर्स। ये दूसरा पॉइंट है ट्रॉपिकल डेसिडियस मॉइस्ट का। और तीसरा क्या है, इट इज़ फाउंड इन रीजन सच एज, क्या रीजन बताया था मैंने, फुटहिल्स ऑफ द हिमालयस, झारखंड, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। यही बताया था मैंने आपको। हाँ, तो ये ट्रॉपिकल डेसिडियस मॉइस्ट के बारे में है। तो हम सैंडलवुड के बारे में बात करते हैं। सैंडलवुड यानी चंदन। तो चंदन आप जानते हैं कि चंदन की लकड़ियों से कितनी खुशबू आती है। सैंडलवुड इज़ यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस लाइक मेकिंग इंसेंस, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स, ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट, सोप एट्सेट्रा। तो इस काम में सैंडलवुड का उपयोग होता है। इवन वेरियस कॉस्मेटिक्स में भी सैंडलवुड बनते हैं। इवन वेरियस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स and perfumes are made out of sandalwood. Among other, the talcum powder made of sandalwood also is quite popular for its fragrance. तो what are the uses of sandalwood अगर पूछते हैं तो मैंने जो अभी आपको डेफिनेशन जो डिफाइन किया है, जो यूजेस बताया, आप उस सबको सैंडलवुड के काम में ला सकते हैं। सैंडलवुड के बाद में हम बात करते हैं टीक के बारे में। टीक इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ आउटडोर फर्नीचर्स। क्यों? क्योंकि ये मॉइस्चर रिटेंटिव है, ये मॉइस्चर को रेसिस्ट करता है, इसलिए इट इज़ मॉइस्चर रेसिस्टेंट। तो टीक इज़ यूज्ड टू मैन्युफैक्चर आउटडोर फर्नीचर, बोट डेक्स एंड अदर आर्टिकल्स वेयर वेदर रेसिस्टेंस इज़ डिज़ायर्ड। शिप्स बनते हैं, बोट्स बनते हैं, डेक्स बनता है, जहाँ पर भी पानी से लड़ना है, पानी का सामना करना है, तो टीक वुड का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर इंडोर फ्लोरिंग एंड एज अ विनीर फॉर इंडोर फर्निशिंग। विनीर का मतलब मैंने क्या बताया, डेकोरेटिव पर्पसेस। तो ये है यूजेस ऑफ टीक वुड। फिर टीक के बाद में आता है साल ट्रीज। साल इज़ कंसिडर्ड मोस्ट सूटेबल फॉर रेलवे स्लीपर्स। जो रेलवे स्लीपर्स जो बनते हैं ना, रेलवे स्लीपर्स पहले जो बनते थे, अभी तो फ़िलहाल रेलवे स्लीपर्स जो है वो कंक्रीट के बनना चालू हो गए। स्लीपर जानते क्या होता है, व्हाट इज़ रेलवे स्लीपर? जो पटरियों के बीच में जो दो पटरी चलती है ना, पैरेलल पटरी चलती है, उनको जो बीच में जो प्लैंक जो जोड़ता है, वो उसको स्लीपर्स कहते हैं। तो पहले जो थे सारे के सारे स्लीपर्स जो थे वो साल ट्री से बनते थे, क्योंकि ये बहुत ही मजबूत लकड़ी है, यानी पूरा इंजन का पूरा वेट वो बर्दाश्त कर लेता था उसके ऊपर। इंजन किस प्रकार से छुक करके जब इंजन उसके ऊपर से जाता होगा तो कितना उसके ऊपर वो झटके देते हुए जाता है, तो इस झटके को भी ये बर्दाश्त कर लेता था। तो साल इज़ कंसिडर्ड मोस्ट सूटेबल फॉर रेलवे स्लीपर्स, फॉर प्लाइज, फॉर बीम्स एंड अदर लोड बेयरिंग पार्ट्स ऑन ब्रिज स्ट्रक्चर्स। इसे अगर ब्रिज वगैरह बनाने हैं, बीम्स बनाने हैं, तो साल का इस्तेमाल किया जाता है। व्हील्स एंड बॉडीज ऑफ कार्ट्स एंड अदर सिमिलर लोड कैरियर्स इंक्लूडिंग मोटर, ट्रक्स, सुपर स्ट्रक्चर ऑफ हाउस टॉप्स एसेट्रा। तो जितना भी मजबूत काम करना है, मजबूती वाला काम करना है, सालवुड से आप करवा लीजिए। ये बहुत ही मजबूत लकड़ी होती है। इनफैक्ट सालवुड इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर ऑल सच एप्लीकेशंस वे स्ट्रेंथ एंड एलास्टिसिटी आर foremost requirements and where polishing is not so very essential। तो सालवुड क्या है, थोड़ा
एक्सपैंड भी होता है, यानी उसमें इलास्टिसिटी है। तो सालवुड का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? जहाँ पर आपको मजबूती चाहिए और जहाँ पर आपको ज़्यादा डेकोरेशन का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा रफ वुड है। फिर बैम्बू, इसके बाद आता है बैम्बू। बैम्बू जो है, द बैम्बू प्लांट्स आर अ वाइड वैरायटी ऑफ यूजेस। बैम्बू के तो बहुत सारे यूजेस होते हैं। द बैम्बू प्लांट हैज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ यूजेस रेंजिंग फ्रॉम बीइंग प्योरली डेकोरेटिव टू बीइंग एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्यूल। डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फ्यूल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज एज अ वुड इन कंस्ट्रक्शन वर्क। आपने देखा होगा जब चाल बनाते हैं लोग, जब जुगाड़ लगाते हैं, जब बिल्डिंग जब बनता है तो बैम्बू का बहुत सारा इस्तेमाल होता है। उसमें लोग खड़े होकर सीमेंट, बजरी, ईंट, रेती सब ऊपर पहुंचाने के लिए वो किस प्रकार से लेबर्स लोग इसके ऊपर खड़े होते हैं। तो बैम्बू जो है वो कंस्ट्रक्शन पर्पस में भी काम में आता है। इसके फर्नीचर बनते हैं, इससे यूटेंसिल्स बनते हैं, फाइबर पेपर बनता है। तो बैम्बू का चारकोल जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है फ्यूल के लिए। बैम्बू शूट्स आर ऑल्सो डिलीशियस टू ईट। कुछ लोग खाते हैं बैम्बू लीव्स के। हाँ, ये जानवर के लिए फॉडर होता है। और पैंडास जो है, खास करके जो पैंडा है वो बैम्बू के टेंडर शूट्स पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार के ये बैम्बू के यूजेस आते हैं। ड्राई डेसिडियस, अब हम बात करते हैं ड्राई डेसिडियस। अभी तक हम किसके बारे कर रहे थे? मॉइस्ट डेसिडियस के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पर मॉइस्ट में ये सब पेड़ जो मिलते हैं। सो ड्राई डेसिडियस आर द फॉरेस्ट विच आर फाउंड इन एरियाज हैविंग रेनफॉल बिटवीन 70 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर्स। तो ड्राई डेसिडियस में आपको 70 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर वाले रीजन में आपको ड्राई डेसिडियस पेड़ मिलेंगे, फॉरेस्ट मिलेंगे। These are found in the rainier parts of the Peninsula Plateau and the plains of Bihar and उत्तर प्रदेश। तो ये जब हम कंपेयर करते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डेसिडियस ड्राई एंड डेसिडियस मॉइस्ट, तो जब हम कंपेयर करते हैं रीजन्स का, एक तो रेनफॉल का कंपेयर करेंगे, रीजन्स का कंपेयर करेंगे, और यहाँ का ट्रीज़ का हम कंपेयर करेंगे। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, कंपेयर द डिफ्रेंशिएट बिटवीन डेसिडियस ड्राई एंड डेसिडियस मॉइस्ट। तो डेसिडियस ड्राई कहाँ पर पाते हैं? प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश और पेनिनसुला प्लेट्यू में, रेनियर पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुला प्लेट्यू। तो ये हमारे लिए एक पॉइंट बन जाता है जहाँ पर 1 मार्क्स इसमें कमा सकते हैं। दीज आर ओपन स्ट्रेचेस। टीक, साल, पीपल एंड नीम आर द इम्पॉर्टेंट ट्रीज। तो यहाँ पर क्या है, एक वैरायटी के पेड़ जो है वो काफ़ी स्पेशियस फैले पेड़ है। तो यहाँ पर पेड़ काटने में काफ़ी आसानी पड़ जाती है। मोस्ट ऑफ दिस फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन एंड ग्रेजिंग। क्योंकि ये काफ़ी खुला जंगल है, दूर दूर पेड़ काफ़ी स्पेशियस है, दूर दूर जगह फैले हुए हैं, तो इंसान ने इसका फ़ायदा उठाकर इसे काट भी दिया है। तो इस प्रकार से जो है, जो पेड़ जो है, हमने फॉरेस्ट के बारे में, डेसिडियस फॉरेस्ट और एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में इस चैप्टर में हमने बात किया है। तो फॉरेस्ट हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। जो ह्यूमन लाइफ जो है वो अर्थ पे केवल इसलिए पॉसिबल है कि अपने पास नेचर है, नेचर इज़ अवेलेबल। सो ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द बाउंटीज़ ऑफ नेचर। एक बहुत बड़े पैमाने पे हमको ऊपर वाले ने, कुदरत ने हमें नेचर दिया है, और इसकी वजह से हम यहाँ पर अर्थ के ऊपर ह्यूमन लाइफ पॉसिबल है। ओके, सो ह्यूमन लाइफ on earth is possible because of the bounties of nature. We obtain a variety of substances from the nature. The most precious among them are the gifts of nature are soil, water, wildlife and vegetation. Besides these, the nature has provided us with hidden wealth of minerals and power sources such as solar and wind energy. All these gifts of nature are together called as natural resources. Among the natural resources, flora and fauna are perhaps द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स। तो ये केवल नेचुरल रिसोर्स के बारे में हम बात किए। तो नेचुरल वेजिटेशन, व्हाट आर नेचुरल वेजिटेशन, जैसे मैंने डिफाइन किया था, नेचुरल वेजिटेशन रिफर्स टू द प्लांट कम्युनिटी विच हैज़ बीन ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब बाय ह्यूमन फॉर लॉन्ग टाइम। तो किस प्रकार से हम नेचुरल वेजिटेशन को डिफाइन करेंगे? नेचुरल वेजिटेशन रिफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी which has been grown naturally without the assistance, without the help of man,
without any interference of man and has been left undisturbed by humans for a long period of time. Vegetation of an area is an important component of the natural environment. तो नेचुरल एनवायरनमेंट का जो मेन कंपोनेंट है वहाँ के वेजिटेशन. अगर हम पूछते हैं कि आप गोवा गए तो किस प्रकार के आपने पेड़ देखे, तो बोलेंगे आप वहाँ पे नारियल के पेड़, बहुत सारे नारियल के पेड़ हमने देखे हैं. सो besides this they provide vegetation of an area is an important component of natural environment. Plants provide us a lot of products including food and fibers. So plants हमें क्या क्या देते हैं, foods देते हैं, fibers देते हैं, wood देते हैं for fuel and furnitures, medicines देते हैं, herbs देते हैं, leaves देते हैं, बहुत कुछ देते हैं. Besides this they provide shelter and food to wildlife. The natural vegetation in an area is an index of the climatic condition. किस प्रकार का यहाँ पर वेजिटेशन मिलता है, इससे हमें समझ में आता है कि यहाँ पर कितनी बारिश होती है और कितना धूप यहाँ पर सहन करना पड़ता है, कितनी ठंडी होती है. तो पेड़ को देखकर समझ जाते हैं अपन कि यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा होगा. इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड. तो मेगा बायोडाइवर्सिटी मतलब हमें इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री. यहाँ पर बहुत अलग अलग वेराइटीज़ के प्लांट्स और एनिमल्स आपको मिलेंगे, फ्लोरा एंड फौना मिलेंगे. ड्यू टू India has a variety of plant diversity. It has about 47,000 plant species. Due to this diversity, it has been ranked 10th in the world and 4th in Asia. The country has the great variety of flowering as well as non-flowering plants. तो इतना सारा ये अपने पास में plants है. तो क्या फैक्टर्स है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो इस वेजिटेशन के बारे में हमें इस वेजिटेशन के बारे में बताते हैं, या व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन. ये सही क्वेश्चन होगा. व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ वेजिटेशन. द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ वेजिटेशन ना टेम्परेचर, सनलाइट, प्रेसिपिटेशन एंड सॉइल. हाँ, तो किस प्रकार का पेड़ उगेगा यहाँ पर वो डिपेंड करता है इन वेराइटीज़ पे, इस क्लाइमेटिक कंडीशन पे. एक तो टेम्परेचर के ऊपर, सनलाइट के ऊपर, रेनफॉल के ऊपर और सॉइल के टाइप के ऊपर. टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच डिटरमाइन द कैरेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन. ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिमालयज एंड द हिल्स ऑफ द पेनिनसुला अबव द हाइट ऑफ 900 मीटर्स द फॉल इन द टेम्परेचर अफेक्ट्स द टाइप ऑफ वेजिटेशन. तो इस बात की खासियत क्या है, जब हम कोई पहाड़ पे जाते हैं, हिमालय पहाड़ पर अगर चले जाते हैं तो हिमालय पहाड़ में हमें अलग अलग वैरायटीज़ ऑफ जंगल मिलेंगे. फुटहिल्स ऑफ द हिमालयस हमको डेसिडियस मॉइस्ट मिल जाएगा, यहाँ पे डेसिडियस ट्रीज़ मिल जाएंगे. और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर पाइन ट्रीज़ मिक्स फॉरेस्ट मिलेगा. फिर और ऊपर जाएंगे तो फिर पाइन मिलेगी. तो इस प्रकार से जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होते जाता है. तो टेम्परेचर के हिसाब से हम देख रहे हैं कि यहाँ का जंगल भी बदल रहा है. द फॉल इन टेम्परेचर अफेक्ट्स द टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड इट्स ग्रोथ एंड चेंजेस इट फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड अल्पाइन फॉरेस्ट्स. तो ये है टेम्परेचर का काम. सनलाइट. द वेरिएशन इन सन्स रेडिएशन एनर्जी at different places is due to the difference in latitude, altitude, season and duration of the day. Due to the abundance of sunlight, trees grow faster in summer. तो सनलाइट जहाँ पर इक्वेटर के पास में ज़्यादा सनलाइट होगा, ट्रॉपिकल रीजन में उससे थोड़ा सा कम होगा, यानी लगभग दोनों सेम ही है इक्वेटरल रीजन और ट्रॉपिकल रीजन में. और जैसे हम सब ट्रॉपिकल बेल्ट पर जाते हैं और ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर गिरता है. जहाँ पर जितना टेम्परेचर रहेगा वहाँ पर अगर मॉइस्चर है तो पेड़ जल्दी उगेंगे. ठीक है, टेम्परेचर होना, सनलाइट होना बहुत ज़रूरी है. अगर सनलाइट नहीं होंगे तो पेड़ यहाँ पर नहीं उग पाएंगे. प्रेसिपिटेशन, ये भी एक और एक फैक्टर, एक और एक क्राइटेरिया है जहाँ पर जिससे हमें वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट, अलग अलग फॉरेस्ट की जो वैरायटी होती है उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है. Precipitation determines the density of vegetation. Areas of heavy rainfall have more dense vegetation as compared to others. तो जहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पर जो है घने घने जंगल मिल जाएंगे बाकी तरफ से अगर हम कंपेयर करें तो.
फिर होता है सॉइल. Soil is one of the most important factors affecting vegetation. Different types of soil have different vegetation. Changes in soil conditions have given rise to peculiar types of vegetation in many areas such as mangrove forest, swamp and sandy coastal forest. Mangrove मतलब वही littoral forest को mangrove forest भी कहते हैं. तो अलग अलग प्रकार के सॉइल, देखो यहाँ पर अल्कलाइन सॉइल है, सॉल्टी सॉइल है, तो यहाँ पर मैनग्रोव फॉरेस्ट मिलेंगे, स्वैम्प्स मिलेंगे. कोस्टल में कोस्टल फॉरेस्ट जो है सैंड के इलाके में, जो वो सैंडी कोस्टल फॉरेस्ट मिल जाएंगे, यानी कोकोनट्स वगैरह मिल जाएंगे. तो यहाँ पे सॉइल वैरायटी से बहुत फ़र्क पड़ जाता है. रिलीफ फीचर्स भी इम्पॉर्टेंट है. रिलीफ मतलब पहाड़ी इलाका, प्लेन्स है या प्लेट्यूज़ है. इन अनदर इट इज़ एन रिलीफ इज़ एन अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द वेजिटेशन प्लेन्स. प्लेट्यूज़ and mountains have different types of vegetation. Plains, plateaus and mountains have different types of vegetation. ठीक है. प्लेन्स में आपको अलग प्रकार के वेजिटेशन मिल जाएंगे, प्लेट्यूज़ में अलग प्रकार के वेजिटेशन मिल जाएंगे, माउंटेन इलाके में अलग प्रकार के वेजिटेशन मिल जाएंगे. तो इस प्रकार से जो है जो नेचुरल वेजिटेशन जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, सनलाइट पे, प्रेसिपिटेशन पे और रिलीफ फीचर के ऊपर डिपेंड करता है. Although the vegetation covers from a large part of our country has been removed for obtaining cultivable land, in many parts the natural vegetation still survive. हाँ, एक ज़माने में पूरा साउथ इंडिया से लेकर नॉर्थ इंडिया तक का डेसिडियस फॉरेस्ट हुआ करता था. तो जंगलों को क्लियर कर दिया, काट दिया गया. खास करके ब्रिटिश ईरा में, ब्रिटिश के ज़माने में जंगलों को साफ़ कर दिया गया खेती बनाने के लिए, रेलवे कैरेजेस बनाने के लिए, रेलवे स्लीपर्स बनाने के लिए. यहाँ से वुड को एक्सपोर्ट किया शिप बनाने के लिए यूरोप में, इंग्लैंड में. तो जंगल को काफ़ी क्लियर कर, लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी अच्छा खासा जंगल अभी भी इंडिया में बचा हुआ है. अ वैरायटी ऑफ क्लाइमेटिक एंड रिलीफ कंडीशंस मेक इंडिया सूटेबल फॉर अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स. किस वजह से यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जंगल मिलते हैं? अपना क्लाइमेटिक कंडीशन जो है, सॉइल टाइप जो है, रिलीफ फीचर्स जो है, जो हमने अभी अभी डिस्कस किया. ये इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और क्लाइमेटिक कंडीशन, रिलीफ फीचर्स, सॉइल टाइप्स, ये सब कुछ वेरी करता है एक जगह से दूसरी जगह पर. इसलिए आपको अलग अलग प्रकार के जंगल यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, आपको मिल जाएंगे. हिमालयाज आर एन इम्पॉर्टेंट एरिया विद द नेचुरल वेजिटेशन स्टिल सर्वाइव्स. तो नेचुरल वेजिटेशन आपको कहाँ पर मिलेंगे? देखो, डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट में, केरला में, क्योंकि यहाँ पर जंगल इतना घना है तो यहाँ के जंगल को क्लियर नहीं कर पाते. यहाँ पर आपको नेचुरल वेजिटेशन अभी भी मिल जाएगी. फिर हिमालयाज़, क्योंकि हिमालयाज़ बहुत ऊंचे है, वहाँ पर आपको नेचुरल वेजिटेशन मिल जाएगा. यहाँ पे मैन इंटरफेयर नहीं कर पाता है. फिर सुंदरबंस में, जहाँ पर स्वैम्पी इलाका है, जहाँ पर दलदली इलाका है, यहाँ पर भी इंसान नहीं जाता है, तो यहाँ पर भी आपको नेचुरल वेजिटेशन वैसे की वैसे ही मिल जाएगा. और डेजर्ट रीजन में, यहाँ पर भी इंसान का जाना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, इसलिए यहाँ पर भी आपको नेचुरल वेजिटेशन मिल जाएंगे. सो हिमालयाज आर एन इम्पॉर्टेंट एरिया विद द नेचुरल वेजिटेशन स्टिल सर्वाइव. इट फॉर्म्स अ वेजिटेशन रीजन डिस्टिंक्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री. इंडिया लाइंग आउटसाइड द हिमालयाज रीजन इज डिवाइडेड इंटू 4 वेजिटेशन रीजन्स. ठीक है. तो यहाँ पे अलग अलग वेजिटेशन रीजन में मिलते हैं. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसके बारे में अभी बात किया है. ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, इसके बारे में हम डिस्कस किया. आने वाले क्लिप में, आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट या लिटोरल फॉरेस्ट और माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे. लेकिन ये क्लास एंड करने से पहले मैं जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट किस प्रकार से एनवायरनमेंट से कोरिलेट करता है, इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूं. और डेसिडियस फॉरेस्ट किस प्रकार से कोरिलेट करता है, फिर मैं ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म करूंगा. कोरिलेशन विद एनवायरनमेंट ऑफ द एवरग्रीन फॉरेस्ट. द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर वेरी डेंस विथ थिक अंडरग्रोथ ड्यू टू द हैवी रेनफॉल. तो यहाँ पर क्या किस प्रकार कोरिलेट कर रहे हैं? यहाँ पे थिक रेनफॉल, थिक फॉरेस्ट किस लिए? क्योंकि हैवी रेनफॉल है. अंडरग्रोथ है, डेंस अंडरग्रोथ है, क्योंकि यहाँ पर हैवी रेनफॉल है. यानी किस प्रकार से एनवायरनमेंट से देखो एवरग्रीन फॉरेस्ट कैसा कोरिलेट कर रहा है. हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेन ऑल्सो कॉज द ट्रीज टू ग्रो विगरसली, समटाइम्स रीचिंग टू अ हाइट ऑफ मोर देन 60 मीटर.
यहाँ पर बहुत सारी बारिश होती है, बहुत ज़ोरदार बारिश होती है, यहाँ पर कड़ी धूप पड़ती है। तो बारिश है, फर्टाइल सॉइल है, अच्छी धूप है, तो ये आपस में compete करते हैं और इसलिए जो पेड़ जो यहाँ पर ऊंचे ऊंचे 197 फीट की ऊंचाई तक का या 60 मीटर्स की हाइट के यहाँ पर तक के आपको यहाँ पर पेड़ मिल जाएंगे। फिर ट्रीज़ आर एवरग्रीन। Trees found in these regions are evergreen, which means that they do not shed their leaves. This is because of the warm temperature and plenty of moisture. तो इनका अगर पत्ते झड़ते भी होंगे तो तुरंत नए पत्ते भी आ जाते। तो ये लगता है कि इन पेड़ से पत्ते नहीं झड़ते। हाँ, ये तो बोलने के लिए पत्ते नहीं झड़ते, अगर पत्ते झड़ेंगे नहीं तो नए पत्ते आएंगे कहाँ से। तो पत्तों का झड़ना ज़रूरी है, लेकिन जैसा ही पत्ते झड़ते हैं तो तुरंत के तुरंत नए पत्ते आ जाते हैं। इसलिए it is said that the trees do not shed their leaves. The floor lacks grass because of deep shade. यहाँ पर आपको घास नहीं मिलेगी। घास क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि यहाँ पर हर वक्त छाया रहती है, हर वक्त छाँव रहती है। अब हम डेसिडियस फॉरेस्ट को कोरिलेट करते हैं एनवायरनमेंट से। The trees shed their leaves during spring and early summer season when there is shortage of water is acutely felt. तो देखो डेसिडियस ट्रीज किस प्रकार कोरिलेट करते हैं, ये अपने पत्ते झड़ा देते हैं खास करके गर्मी के मौसम में। द सब सॉइल वाटर इज़ नॉट सफिशिएंट टू मेंटेन लीव्स थ्रू द ड्राई सीजन। जो ज़मीन में जो मॉइस्चर है वो काफ़ी नहीं होता, इसलिए ये फिर अपने आप को बचाने के लिए पत्ते झड़ा देते हैं। इन दिस वे दीज ट्रीज प्रोटेक्ट देयर मॉइस्चर फ्रॉम गेटिंग इवेपोरेटेड बिकॉज ऑफ लीव्स आर द मेन सोर्स ऑफ इवेपोरेशन। द हाइट ऑफ दिस ट्रीज आर 30 मीटर्स टू 50 मीटर्स। The trees do not have undergrowth. The sun rays reach the lower portion of the trees. As such, grass grows here. क्योंकि यहाँ पर सनलाइट नीचे पहुँच जाती है तो अंडरग्रोथ नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे लताएँ बेल नहीं मिलेंगे, क्रीपर्स नहीं मिलेंगे, उसके बदले आपको यहाँ पर घास, बड़े पैमाने पर घास मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर धूप जो है ज़मीन तक ही पहुँच जाती है। The trees are typically not as close together as a tropical rainforest. तो ये दूर दूर फैले हुए जंगल है, तो ये इतने डेंस नहीं होते जितना कि एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। The trees here are typically not as close together as in the tropical rainforest, so more light can reach the floor, especially when the deciduous species have dropped their leaves. The availability of sunlight on the floor results in a dense undergrowth. फिर जब गर्मी के सीज़न में जब धूप यहाँ तक पहुँच जाती है तो यहाँ पर आपको डेंस अंडरग्रोथ मिल जाएगा। तो हम लेते हैं यहाँ पर एक ब्रेक, और ब्रेक मतलब आज का क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अगला लेक्चर जो होगा वह हम जो बाकी के जो फॉरेस्ट है, जैसे ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट है, लिटोरियल फॉरेस्ट है और माउंटेन फॉरेस्ट के ऊपर हम अगला लेक्चर करेंगे, और हम और उसके ऊपर और भी बात करेंगे कि हमें फॉरेस्ट को कंजर्व क्यों करना है, किस प्रकार से फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, और गवर्नमेंट ने, सरकार ने क्या क्या कड़े ये उठाए हैं, स्टेप्स उठाए हैं फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, जैसा प्रोजेक्ट टाइगर है ना, और द चिपको मूवमेंट, ये सब के बारे में हम आने वाले क्लास में डिस्कस करेंगे।